बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, गुज़श्ता एक दो माह से मुझे अक्सर ये इत्तेफाक हो जाता है कि शरीफ ख़ानदान के जो वफ़ादार हिमायती सहाफ़ी है उनके कॉलम्स पढ़ने का, आर्टिकल्स पढ़ने का मौका मिल जाता है। चुनांचे उनके आर्टिकल्स पढ़ के आप लोगों के सामने ऐसे तहलका-खेज़, सनसनीखेज़ इंकशाफात होते हैं कि यकीन करें कि पूरी इंसानी तारीख़ आप पढ़ लें तो पूरी इंसानी तारीख़ से आप वो पहलू नहीं निकाल सकते और ना ही इस किस्म के सनसनीखेज़ इंकशाफात आप लोगों के सामने हो सकते हैं जिस तरह के ये चंद गिने चुने शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार और हिमायती सहाफ़ियों के आर्टिकल्स पढ़ के आप लोगों के सामने इंकशाफात हो सकते हैं। चुनांचे ऐसे ही दो आर्टिकल्स मेरे नज़रों से गुजरे। मैं पहले उन आर्टिकल्स में से चंद लाइनें आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों की खिदमत में ये बात भी पेश करूंगा, वैसे तो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि क्यों कर मैं ये आर्टिकल्स वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं, ताकि अवाम में कुछ शऊर पैदा हो, आगाही पैदा हो कि ये जो बड़े बड़े नाम है, 30, 40, 50 साल तजर्बे पे मुहित नाम है, जिन्होंने लोगों को इस बात पे महज बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लेकिन वो 30-40 साल तजर्बे की आड़ में लोगों को कैसे इंटेलेक्चुअली करप्ट कर रहे हैं और कैसे उनकी जहन, फ़िक्र, सोच और नज़रिए को प्रागंदा कर रहे हैं और 30-40 साल तजर्बे की आड़ में वो महज चंद ख़ानदानों को प्रमोट कर रहे हैं और आज भी उनकी ख्वाहिश यही है कि दोबारा से वही ख़ानदान आए और पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने लग जाए। खैर, पहले एक आर्टिकल है इनका, नवाज शरीफ कोई सुकरात थोड़ा है, तो वो मैं इन मौसूफ का नाम भी आप लोगों की खिदमत में भी थोड़ी देर में पेश करता हूँ। इस आर्टिकल में उन्होंने यानी कि बहुत ही होशियारी के साथ, चालाकी के साथ जो है ना, अपनी जो तख्लीकी सलाहियत है, चुनांचे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि खुशामदी इंसान में तख्लीकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं, खुशामदी और चापलूस इंसान में, उस पर फिर किसी और वीडियो में मैं बात कर लूँगा। लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने कुछ डिफरेंसेस और कुछ ममासलतें क्रिएट करने की कोशिश की है। जहाँ पे उन्होंने डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, वहाँ भी दबे अल्फाज में उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ गोया सुकरात ही हैं। खैर देखें, वो लिखते हैं कि अलबत्ता 2500 साल पहले रियासत ने सुकरात को मुल्ज़म ठहराया, 2500 साल पहले। अब वो पनामा JIT के साथ और नवाज शरीफ के मुकदमे के साथ सुकरात के मुकदमे को कनेक्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ और सुकरात का कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, सुकरात को मुल्ज़म ठहराया और मुकदमा चलाया और 2500 साल बाद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी रियासत मुकदमा चला रही है। इस ज़माने के अस्करी ख़ान और उस ज़माने के अस्करी ख़ान और अदालत ख़ान सुकरात को जहर का प्याला पिलाने में कामयाब हुए थे, क्या अब भी वही होगा? यानी उस ज़माने के भी अस्करी ख़ान और जो है अदालत ख़ान, जो है अदालत ख़ान, जो अदालत को कह रहे हैं, अस्करी ख़ान ये इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं जो मौसूफ़ हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि सुकरात को उन्होंने जहर का प्याला पिला दिया था। आज नवाज शरीफ जो सुकरात सानी है उनके बकौल, तो उनको भी वो ये जो इस्टेब्लिशमेंट और अदालत है वो भी सुकरात सानी को जहर का प्याला पिलाने में कामयाब हो जाएंगे। आइए तारीख़ में झांकें। ये 399 BC कबल मसीह के एक दिन का वाक़या है। फ़िलासफ़र सुकरात अपने ही शहर एथेंस के 500 शहरियों पर मुश्तमिल ज्यूरी में पेश था। इल्ज़ाम ये था कि सुकरात ख़ान, आप देख रहे हैं नवाज शरीफ के साथ वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं सुकरात को, कि सुकरात उन खुदाओं को नहीं मानता जिनको रियासत खुदा तस्लीम करती है, और ये भी कि ये नौजवानों के जहन ख़राब करता है। सुकरात पे इल्ज़ाम ये था कि रियासत जिन लोगों को खुदा तस्लीम करती है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इनका इशारा है, और लोगों के जहन को ख़राब करता है। ज्यूरी ने इन इल्ज़ामात को दुरुस्त जाना और सुकरात को मौत का हक करार दे दिया। तारीख़ का सबक है कि सुकरात का तो एक एक लफ्ज़ महफूज है, उसके अक़वाल आज भी दुनिया में गूंज रहे हैं और उसको सज़ा देने वाली ज्यूरी तारीख़ के कूड़ेदान की नज़र हो चुकी है। ये बेशनाख्त चेहरे अपने गलत फैसले की वजह से तारीख़ ने मुस्तरद कर दिए और उनके नाम तक भी कोई नहीं जानता। सुकरात मुकदमा हार कर भी जीत गया और उसे सज़ा सुनाने वाले जीत कर
हार गए। ठीक है, भुट्टो को फांसी सुनाने वाले भी तारीख के कूड़ेदान के नजर हुए। कई एक को मक्खियों और इम्तिदाद ज़माना ने उनकी ज़िंदगी ही में निशान इबरत बना दिया। गुस्से, इंतकाम और वक्ती जज्बात में किए गए फैसले तारीख मुस्तरद कर दिया करती है। सुकरात लोगों के जहन को ख़राब करता था। सुकरात इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानता था। जिन खुदाओं को रियासत खुदा तस्लीम करती है, सुकरात उनको तस्लीम नहीं करता था। यही जराइम नवाज शरीफ ने किए, यही जराइम यही इस कालम का मकसद है, और यही है लोगों को इंटेलेक्चुअली करप्ट करना, लोगों को जहनी फ़िक्री और शऊरी लिहाज से करप्ट करना, प्रागंदा करना, उनके जहन को फरसुदा करना, इंतहाई मामूली किस्म के सियासतदानों को हीरोइज़म के तकद्दुस के रूप में पेश करना। यही मेरा मकसद है कि इन लोगों की हकीकत और मुनकशिफ हूँ आप लोगों पे। और उससे भी आगे चले, एक दूसरा इनका आर्टिकल है, सारा कसूर मरियम का है। कहते हैं अहले पाकिस्तान को नवीद हो, अब मरियम नवाज की ताबेदारी हो रही है और उनकी खुशामद और चापलूसी हो रही है। ये लफ्ज़ मैं बड़ा मोहतात होकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ, कई वीडियोज़ में जस्टिफाई कर भी चुका हूँ। अहले पाकिस्तान को नवीद हो कि लंदन प्लान कामयाब हो चुका। लंदन मीटिंग में इत्तेफाक राय हो गया है कि नवाज शरीफ को निकालने में न सुप्रीम कोर्ट का कसूर था, ना नून लीग के वकीलों की कोई ख़ता, ना इदारों की मुदाखलत थी, और ना ही मुकदमा के लड़ने में कोई गलती हुई, और ना ही मनी ट्रेल पेश करने में कोई खामी थी। ठीक है, असल में सारा कसूर मरियम नवाज का था। उसकी वजह से हुकूमत जवाल का शिकार हुई और नवाज शरीफ नाअहल हुए। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा मरियम से इसलिए खफा हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी मरियम से नाराज़ी है, और चचा और कज़न भी उनसे खुश नहीं है। खैर, शेख रशीद साहब उन दिनों बहुत ज़्यादा कहते रहे, आप लोगों को पता होगा कि मरियम नवाज तबाही का सबब है, मुजब है। तो मरियम नवाज ने ज़ाहिर है कुछ इनसे मामला तय किए होंगे सुहेल वड़ाई से, जैसे तय होते हैं सहाफ़ियों के साथ, आप लोगों को पता है। ठीक है, कि कैसे कैसे बड़े बड़े सरकारी ओहदों पे भी पहुंच जाते हैं, और वह एक अलग बहस है। ठीक है, तो उन्होंने मरियम नवाज साहब ने कहा होगा कि आप भी मैदान में आ जाए, आप लोगों को मतलब है हम लोगों ने सारी ज़िंदगी अपनी ज़ात की गिरद जमा ही क्यों किया है कि अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते, और ये जो मेरे ख़िलाफ़ एक बयानिया मुअस्सर है पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, तो उसका तोड़ पैदा करें। खैर, आगे लिखते हैं कि नून लीग के सीनियर तरीन मुफाहमती रहनुमाओं का इल्ज़ाम है कि मरियम नवाज जाह तलब एम्बिशियस हैं, जारहाना मिजाज रखती हैं और ज़िद्दी भी हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक कॉलम में मुझे तो एटलीस्ट डरा दिया था, वो हुसैन नवाज और काफका का मुकदमा जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हुसैन नवाज इस सदी के कार्ल मार्क्स से भी बड़े, वो मैं 1.5-2 महीने पहले उस पर वीडियो कर चुका हूँ, ज़हीन तरीन, काबिल, मेहनती इंसान है, और उन्होंने 17 साल की उम्र में लंदन और दुबई में फ्लैट्स बनाए। दादा के दुलारे जो है, दादा के साथ हाथ बटा के उन्होंने अपनी मेहनत और जहानत के एवज के बलबूते पे एक नई मिसाइल कायम की। और साथ ही सुहेल वड़ाई साहब ने यह भी कहा था कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं। तो मैंने तो अपने उस वीडियो में हुसैन नवाज से माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब ने डरा दिया था बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं हुसैन नवाज साहब ने मुझे माफ़ किया या नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आज एक नया इंकशाफ किया है उन्होंने कि जारहाना मिजाज रखती हैं और ज़िद्दी भी हैं, और साथ ही आगे और देखें, एक और इंकशाफ कर रहे हैं कि वो झूठ बोलती हैं तो उनके, मरियम नवाज झूठ बोलती है तो उनकी आंखें उनका साथ नहीं देती। ये एक नया इंकशाफ है। और साथ ही ये भी कहा कि वो दांतों के ज़रिए झूठ बोलती हैं। और आगे इंग्लिश का फिक्रा एक नकल करते हैं कि शी स्पीक्स थ्रू हर टीथ, गोया सभी एक ज़बान हैं, सभी। ठीक है, एक तरफ सुकरात है नवाज शरीफ साहब, और दूसरी तरफ ये लिख रहे हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ सभी एक ज़बान है, कि बाकी सब बेकसूर हैं, असल कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज है। अब यहाँ पे वो मरियम नवाज साहब की वकालत कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को सुकरात साबित करने के बाद। क्या बात है। फिर कहते हैं कि हम भोले और बेवकूफ़ अवाम तो समझे थे कि नवाज शरीफ का जवाल पनामा मुकदमात की वजह से आया, या फिर इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब ताल्लुकात दूसरी वजह थे। लेकिन बिलाखिर पता चल ही गया कि असली मसाइल ये नहीं थे। वजह मरियम नवाज का मीडिया सेल था, असल वजह मरियम नवाज की पॉलिसियाँ थी। इसलिए फैसला किया गया कि आइंदा मरियम और हमजा पॉलिसी बयान नहीं देंगे। गोया इस तरह असली खराबी को रोक दिया गया है, और अब रावी चैन ही चैन लिखेगा। ठीक है, अब लिखते हैं कि मरियम नवाज के ऊपर किस कदर जुल्म हो रहे हैं। हुसैन नवाज और काफका का मुकदमा, वो कॉलम आप लोगों ने एक दफ़ा फिर पढ़ना है कि हुसैन नवाज पे कितने जुल्म हुए थे।
انہوں نے بتائے تھے کہ بیچارہ اپنوں کی بے اعتنائی اور بے وفائی اور قید و بند کی صعوبتیں اور 17 سال کی عمر میں دن رات ایک کر کے محنت کر کے اربوں کربوں کے فلیٹس بنانا، یہ اب بتا رہے ہیں کہ مفاد پرست مریم نواز کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے اور اپنی تمام تر غلطیاں مریم کے ذمہ لگا کر خود بری اور ذمہ ہونا چاہتی ہے۔ مریم کو ہمیشہ کے لیے اقتدار سے دور کر کے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ٹپا لگا کر خود اقتدار کے مزے لینا چاہتی ہے۔ ان کے ہیلے بہانے اور حکمت عملی بالکل درست اور عملیات پسندی پر مبنی ہے۔ مبارک ہو، بحران کا حل نکل آیا۔ مریم کو سیاست سے باہر کرو اور نون لیگ پھر سے حکومت کرے۔ یہاں پہ نون لیگ یعنی کہ مریم نواز کے کہنے پہ نون لیگ سے بھی تھوڑا بہت گلہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کو باہر نہ کریں، اور مریم نواز کی مظلومیت کی داستان بھی انہوں نے بیان کر دی ہے ایز یوزول، جیسے حسین نواز کی انہوں نے مظلومیت کی داستان بیان کی تھی، ٹھیک ہے، اور پوری ایک آٹوگرافی لکھی تھی، اور ظاہر ہے میں بار بار وہ ریوائز نہیں کر سکتا، اور نواز شریف صاحب کو سکرات ثابت کر دیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک ہی مشورہ اس کالم میں یہ بھی دیا ہے کہ آپ تھوڑے سے وہ پیسے جو آپ لوگوں نے لوٹے ہیں وہ تھوڑے سے یعنی کہ جو باہر جائیدادیں بنائی ہیں وہ اگر واپس آپ لے آئیں تو آپ سکرات ہیں، یعنی پھر اگر آپ سکرات بننا چاہتے ہیں تو واپس لے آئیں۔ ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اگر وہ پیسے لے بھی آئے اور فلیٹس واپس لے بھی آئے تو صرف فلیٹس واپس لانے سے یا پیسہ واپس کر دینے سے کیا وہ سکرات بن جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ خوشامدی اور چاپلوس وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے افسران میں، اپنے سیاسی رہنماؤں میں، اپنے بوسز میں ایسی خوبیاں تلاش کرے جو ان کی ذات میں موجود نہیں ہیں، اور پوری تاریخ پڑھ کے بڑے بڑے لوگوں کی ایک ایک خوبی چن کے ان کی ذات پہ چسپاں کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں۔ مجھے کئی نون لیگی حمایتیوں کا فون بھی آیا اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب آپ نے جو خوشامدی کی تعریف ہے تو یہ غلط کی ہے، تو میں نے کہا مجھے سپریم کورٹ میں لے جائے، میں وہاں پہ کتابوں سے یہ تعریف ثابت کر دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے میں خوشامدی کی ایک جنرل تعریف کر رہا ہوں، ایک عمومی تعریف متعین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو جو ہے نا تو آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں تو صرف آرٹیکلز لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لوگ پھر خود فیصلہ کرتے ہیں، ایک تعریف متعین کر دیتا ہوں۔ ناظرین میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس موضوع پہ مزید آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔